हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। क्यों आज नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो प्रश्न जो कि हर साल रिपीट हुआ है, यानी कि हर साल आता है। ठीक है नहीं, आज का जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो प्रश्न बताऊंगा। इसमें एक तो न्यूमेरिकल होगा और एक आपका होगा इसका थ्योरेटिकल, जो कि आपको तैयार करना है। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में केवल एक बताऊंगा, बस ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा उस चैप्टर से। यदि उस चैप्टर से न्यूमेरिकल आया तो केवल वैसा ही आएगा और अन्यथा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। यानी कि 27 फरवरी को आपको यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो को एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। और जो ये न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाला हूं शायद आपने पढ़ा हो। ठीक है ना, शायद आपने ये पढ़ा हो, और यदि पढ़ा है तो अच्छी बात है, परंतु ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और इसमें एक प्रश्न नहीं पूछता है, देखिए कई सारे ये प्रश्न पूछता है इसमें से, यानी एक ही प्रश्न देगा, एक ही न्यूमेरिकल देगा और ये बहुत सारे उसमें से प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, ये 5 अंक में भी आ सकता है, 3 अंक में भी आ सकता है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये वाला प्रश्न, यही प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, यही प्रश्न आपको न्यूमेरिकल के रूप में देखने के लिए मिलेगा। और थ्योरेटिकल तो मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, कि न्यूमेरिकल कौन सा आएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए आपका एक चैप्टर है विद्युत चुम्बकी तरंग वाला, वो आपका एक चैप्टर है फर्स्ट बुक के अंदर विद्युत चुम्बकी तरंग वाला चैप्टर। ठीक है नहीं, शायद वो आपका 8वां चैप्टर है। ठीक है, तो 8वें चैप्टर का जो विद्युत चुम्बकी तरंग वाला चैप्टर है उसमें से एक न्यूमेरिकल आपको आता है, हर साल आता है। या तो 3 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा। ठीक है, 3 नंबर में पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, और 5 नंबर में आएगा तो किस प्रकार से पूछेगा। ठीक है नहीं, तो देखिए ऐसा न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो समझिए प्रश्न आएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित। कैसा कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, देखिए मैं शॉर्ट में लिख दिया है इसको, ये आपको EMW दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या कहते हैं इनको? विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में ई यानी कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दिया गया है, ऐसे लिख के देगा, विद्युत क्षेत्र दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का ये समीकरण है, इस प्रकार से आपको देगा। तो आपने देखा भी होगा पेपर के अंदर, आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये जरूर मिलेगा, ऐसा ही समीकरण आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये समीकरण दिया विद्युत क्षेत्र का। ये तो आप जानते ही हो ना कि यहाँ पर ये ई जो होता है एक विद्युत क्षेत्र का सिंबल होता है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र को क्या करता है, डिनोट करता है। तो ई बराबर आपको दिया है, ये समीकरण यहाँ पर दिया है। ठीक है, और आपको प्रश्न पूछेगा कौन कौन से, शिखर मान बताइए, विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति बताइए, तरंग दैर्घ्य बताइए, वेग बताइए, दिशा बताइए, दिशा क्या है। ठीक है नहीं, और कहेगा चुम्बकीय क्षेत्र का शिखर मान भी बताइए। अब इसमें चुम्बकीय क्षेत्र तो है ही नहीं, ये तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, इसका समीकरण भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ भी रहा है चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण भी बताइए। ठीक है, तो इतने सारे ढेर सारे प्रश्न आपको एक ही टॉपिक से पूछ लेगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए साथ ही साथ बताता जाऊंगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो समीकरण होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का समीकरण, उसमें जो घटक होते हैं विद्युत क्षेत्र और उसका चुम्बकीय क्षेत्र, इन दोनों के लिए समीकरण होता है। तो समझिए सबसे पहले समीकरण देखिए, ई बराबर जो होता है वो क्या होता है, ई यानी विद्युत क्षेत्र के लिए जो समीकरण होता है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, तो इसके समीकरण होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एक्स क्यों लिया, क्योंकि देखिए आई जो आ रहा है ना यहाँ पर, आई जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर आई आ रहा है इसका मतलब ये है कि देखिए आई कैप होगा यहाँ पर। तो आई कैप जो अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्स की डायरेक्शन में है, एक्स पे ही आता है। ये 11 का चैप्टर है। ठीक है नहीं, मतलब सदिश वाला, उसमें बताया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली इसे समझिए, आई आया है तो एक्स मानेंगे, जे आया है तो वाई मानेंगे, और के आया है तो जेड मानेंगे। ठीक है नहीं,
लिख लेना आप। तो ये समीकरण होता है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका समीकरण जो होता है ये वाला होता है। विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती हैं, उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो समीकरण होता है, आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र का समीकरण जो होता है वो होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के KX, ठीक है, इस प्रकार से। और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो B बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस के KX, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ये आपको दोनों समीकरण आपको देखिए ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा ये समीकरण यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा क्या है कि यहाँ पर कुछ अंकों में लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं वैल्यू लिखी गई है, उससे कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले इसको समझिए, ये दोनों समीकरण दिए हैं आपको। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है E0 जो दिखाई देता है ये होता है इसका शिखर मान। तो इसका मतलब ये भी इसका क्या होगा, शिखर मान होगा। ये होगा विद्युत क्षेत्र का शिखर मान और ये होगा चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, ठीक है। हो गए इसके शिखर मान हो गए। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के KX, ये पूरा क्या होता है, इसकी कला होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, इसकी कला है, ठीक है नी, कला है। और इस कला के अंदर आप देखेंगे कि ओमेगा और के, ये इसका क्या है, ओमेगा जो होता है कोणीय वेग होता है, किस कोणीय वेग से चल रहा है, ठीक है नी, इसका मतलब ये है। और ये भी इसका मतलब कह सकते हैं ये ओमेगा जो टी होता है ये भी इसकी कला होती है, क्या होती है, कला होती है भाई इसकी। और ये के जो KX होता है, के जो होता है एक नियतांक होता है, यहाँ पर के एक नियतांक होता है, परावर्तांक माध्यम कहते हैं, नियतांक होता है, ठीक है नी। ये क्या होता है, एक नियतांक वगैरह होता है, परावर्तांक माध्यम के लिए जो नियतांक होता है उसके लिए। और एक्स जो होता है इसकी डायरेक्शन के लिए होता है, यानी कि किस डायरेक्शन में ये तरंगें चल रही हैं, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पर इतना हो गया, ये इसकी कला है, ये क्या है, ये कला, ठीक है नी। यहाँ पर साइन के साथ दिया होता है वो कौन है, इसका पूरा कौन, तो इसका मतलब ये कला है इसकी, ये भी इसकी कला है। इस कला के अंदर ओमेगा टी है, के है, एक्स है, ये सब क्या है, इसकी कुछ वैल्यू यहाँ पर भी दी होंगी, बस आपको ध्यान रखना है। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है, और टी समय होता है, ये एक नियतांक होता है, ठीक है नी, परावर्तक माध्यम के लिए, ठीक है नी, कौन सा भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, जो वैल्यू होगी उसका वैल्यू दिया गया होगा, ठीक है। एक्स एक डायरेक्शन है सिंपल इसके, और जो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है एक्स, ये भी क्या एक डायरेक्शन होती है। तो इस प्रकार से होता है। तो इन दोनों समीकरणों को आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से मैंने बताया कि इसका शिखर मान ये होता है E0 वाला, और V0 वाला जो पहले दिखाई देता है वो शिखर मान होता है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र में अगर देखेंगे तो अगर कह रहा है कि शिखर मान बताओ, इसका क्या बताएं भाई, शिखर मान बताइए। तो शिखर मान अगर आप यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ पर देखिए किसका शिखर मान बताना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है इसका शिखर मान बताना है। तो इसका शिखर मान आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसका शिखर मान होता है वो क्या हो जाएगा, E0 होगा, क्या हो जाएगा, E0। ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, यही इसका शिखर मान होगा। तो पहले का आंसर तो यही हो जाएगा ना, पहले का जो आंसर हो जाएगा ना, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर E0 बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 5 × 10⁻⁻², ठीक है नी। तो ये आपकी क्या हो गया, इसका शिखर मान हो गया भाई, क्या हो गया इसका, ये शिखर वैल्यू हो जाएगी। तो ये इसकी शिखर वैल्यू हो जाएगी। और इसका मात्रक वगैरह आप जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम होता है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। चलिए तो ये तो पहले का मान हो गया। शिखर मान कैसे निकालेंगे, तो ये जहां पर वैल्यू दी होती है उसे बोलते हैं शिखर मान। इसके बाद आता है आवृत्ति। तो देखिए अगर आपको विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अगर याद करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अगर आपको निकालनी है तो आप देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसे एफ से दिखाते हैं। एफ बराबर होता है ओमेगा अपॉन में 2 पाई, क्या होता है, ओमेगा अपॉन में 2 पाई के, ओमेगा अपॉन में 2 पाई इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति निकालनी है तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो अब आप यहां पर निकाल लीजिए ओमेगा की वैल्यू। देखो ओमेगा कैसे निकालेंगे, आप खुद देखिए कि यहाँ पर ओमेगा टी दिया है तो यहाँ पर टी लगाए ना, तो इसका मतलब ये है कि ये यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है, पाई तक की वैल्यू पूरा लेंगे, टी को छोड़ देंगे खाली, 2 × 10⁻16 पाई। तो आप यहां पर लिखिए 2 × 10⁻16 10⁻16 पाई, ठीक है नहीं, वट्टे में नीचे है आपका 2 पाई। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई से तो पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो निकल के आएगा आपका 10⁻16, ठीक है नहीं। हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं हर्ट्ज में निकालते हैं, तो इस प्रकार से आपका हो गया 10⁻16 हर्ट्ज। आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻16, ठीक है नहीं, हर्ट्ज इसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे हमें देखना है क्या, EMW की तरंग दैर्घ्य, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य किस प्रकार से निकालते हैं। तीसरा है हमारा ये
तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए। तो तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? लैम्डा। फॉर्मूला जो बता रहा हूं, फॉर्मूला को तैयार करते जाना है। ये फॉर्मूला किसके लिए मैंने बताया था आपको? आवृत्ति निकालने के लिए। तरंग दैर्घ्य निकालनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बराबर आपका जो होता है वो होता है, लैम्डा बराबर होता है आपका 2 पाई अपॉन में के। जो आपका नियतांक जो होता है उसी से इसमें भाग लगा देते हैं 2 पाई में। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहाँ पर के का मान कौन सा है? तो आपने देखा यहाँ पर के एक्स दिया है, तो यहाँ पर जेड दिया है। देखिए यहाँ पर जेड दिया है, क्या देखिए? तो देखिए यहाँ पर जो आपका जेड दिया है, तो यहाँ पर जेड नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका एक्स। क्या होगा भाई? यहाँ होगा एक्स। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आई दिया है। अगर यहाँ पे आप जेड लोगे तो यहाँ के आएगा। ठीक है, नहीं के कैप आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हो गया है, वो वहां पर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक्स दिया है तो एक्स को छोड़ देंगे, बाकी आप देखिए यहाँ तक देखेंगे तो आपको के हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? के। ये वाला नहीं लेना है, टी के साथ है वो ओमेगा हो जाएगा, एक्स के साथ है वो के हो जाएगा। तो आपको क्या दिया है? तो आप यहाँ पर लिखिए 2 पाई तो ऊपर रहेगा और बट्टे में के कितना है आपका? नीचे है 5 इंटू 10 की पावर 8 पाई। देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा। अगर आप 5 का इसमें भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 0.4। ठीक है, नहीं 0.4, 5 का 2 में भाग लगाएंगे और इनटू, देखिए ऊपर ले जाएंगे इसको तो 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा और एक पॉइंट और ले जाएंगे उधर तो कितना हो जाएगा जी? 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस की 9। ठीक है, नहीं इतना हो जाएगा। ये तरंग दैर्घ्य निकल के आया तो इसका मतलब ये मीटर में होता है। किसमें होता है भाई? मीटर में होता है। तरंग दैर्घ्य हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो ये 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस की 9, ये इसकी क्या हो गई भाई? तरंग दैर्घ्य हो गई। ठीक है, मीटर में। तो ऐसे करके आपको निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य आपको निकालना आया। देखिए हमने ये भी निकाल लिया शिखर मान और ये भी निकाल लिया आवृत्ति और ये निकाल लिया तरंग दैर्घ्य। अब हम बात करते हैं वेग की। तो वेग के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? समझिए, बड़ा सिंपल है, बताइए। कुछ ज्यादा है इसके अंदर? कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपसे पूछता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे वेग के लिए फॉर्मूला, तो वेग के लिए फॉर्मूला वी से दिखाते हैं। वेग को वी बराबर आपका देखिए सी से भी दिखाते हैं इसको, यानी कि प्रकाश की चाल विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? प्रकाशित तो होता है, प्रकाश होता है, इसलिए इसको सी से दिखा देते हैं। सी बराबर क्या होता है? ई नॉट अपॉन में वी नॉट। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है। वी बराबर जो होता है सी बराबर, मतलब सी बराबर कीजिए, सी बराबर कहिए या आप बी बराबर कहिए। ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला आपका जो होता है ई नॉट अपॉन में वी नॉट। क्या देखिए कि यहाँ पर दिया है ई नॉट और यहाँ दिया है वी नॉट, तो ई नॉट तो हम यहाँ से निकाल लेंगे परंतु वी नॉट कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है नहीं, तो इसलिए आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर दूसरा इसका फॉर्मूला और होता है। ये किसके बराबर होता है? ये देखिए, ये होता है आपका, तो ये आपका होता है यहाँ पे ओमेगा अपॉन में के बराबर। ठीक है नहीं, ओमेगा अपॉन में के बराबर होता है। यही वेग इसके बराबर होता है और यही वेग इसके बराबर होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसको कभी इसके बराबर भी करेंगे और कभी इसको इसके बराबर भी करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी। हम यहाँ पर तो वेग निकालने वाले हैं, तो वेग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वेग निकालेंगे तो फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे कौन सा वाला? वी बराबर ओमेगा अपॉन में के वाला। ठीक है नहीं, ओमेगा आपको दिया था, देखिए अभी आपने निकाला था ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ये, यानी यहाँ पर दिया है 2 इंटू 10 की पावर 16 पाई, तो यही हो जाएगा इसका ओमेगा। तो यानी 2 इंटू 10 की पावर 16 पाई और बट्टे में कितना है आपका के का मान कितना दिया? ये दिया देखो 5 इंटू 10 की पावर 8 पाई, 5 इंटू 10 की पावर 8 पाई। ठीक है नहीं, इस प्रकार से आप पाई से पाई काट देंगे, 8 ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/5 और ऊपर देखो कितना रह गया? 8 कट गया तो 10 की पावर 8 रह गया भाई। तो कितना हो जाएगा? भाग लगाएंगे इसके अंदर तो 0.4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 8। ठीक है नहीं, ये क्या निकाल रहे हो? वेग निकाल रहे हो। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका वेग निकल के आया है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो वेग इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। ये आपका निकल आया इसका वेग। ठीक है, तो वेग इस प्रकार से निकाला। फॉर्मूला बस इसमें मेन जर है इसकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसी से तो निकाल रहे हैं यहाँ पर, सारा कुछ हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ये भी निकाल लिया हमने, वेग निकाल लिया। अब कह रहा है संचरण की दिशा। तो देखिए संचरण की दिशा किस प्रकार से निकालते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दो चीजों को देखा जाता है, ओमेगा और के को देखा जाता है। ओमेगा का मान और के का जो वैल्यू है उसको देखा जाता है। अगर समान चिन्ह में होते हैं, अगर समान चिन्ह में होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आता है नेगेटिव। तो यानी कि ओमेगा आपका जो हो समान चिन्ह में हो और के भी आपका समान चिन्ह में हो, तो इसका मतलब ये है के और ओमेगा दोनों समान चिन्ह में हो, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हम जो डायरेक्शन लेते हैं एक्स की वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? नेगेटिव। ठीक है नहीं, यानी कि माइनस के नेगेटिव में। परंतु आप देखिए
अगर यही कहीं होकर के ऐसा होता, मतलब विपरीत होता, तो विपरीत हो यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव लेंगे, डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी, आपका जो है चौथा, ठीक है नहीं, चौथा जो है, चौथा देखिए, सॉरी चौथा तो हो गया, यानी कि चौथा हमने कर लिया है, ये चौथा ही था आपका। पांचवा देखिए, पांचवें वाले में हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दिशा की। तो दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो दिशा की बात करेंगे, दिशा क्या हो जाएगी, आप देखिए यहाँ पर ओमेगा जो है पॉजिटिव है और के जो है नेगेटिव है, तो ये दोनों समान चिन्ह में नहीं है। अगर दोनों समान चिन्ह में होते, यहाँ प्लस होता, तो इसका मतलब ये है कि हमें नेगेटिव लेना पड़ता, परंतु ये इसको लेंगे हम पॉजिटिव। कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो एक्स अक्ष प्लस की ओर, ठीक है नहीं, प्लस एक्स अक्ष की ओर, ये इसकी वाई दिशा हो जाएगी। हो गया, बहुत इजी है, बस समझना है, कंसेप्ट समझना है कि कैसे बताया जा रहा है, ठीक है नहीं। तो प्लस एक्स अक्ष की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, मैंने बताया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर ओमेगा और के का मान समान है, ओमेगा और के की जो वैल्यू दी है समान चिन्ह में दी है, तो होगा आपका नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर विपरीत चिन्ह में हो ये वैल्यू, तो हम कहेंगे वो है पॉजिटिव। यहाँ पे दिया होगा आपका एक्स जेड कुछ भी दिया हो, तो वहां पे हम मान लेंगे, जेड दिया है तो जेड मानेंगे नेगेटिव, अगर प्लस मानेंगे नहीं तो, ठीक है नहीं। अगर समान चिन्ह में तो नेगेटिव और विपरीत चिन्ह में तो इसका मतलब पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा। अब देखिए आपका जो रह गया छठवां और सातवां, क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बताइए। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि बी नॉट बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का पूछ रहा है। ये तो विद्युत क्षेत्र का था शिखर मान, तो हमने बता दिया था। अब चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान पूछ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। चलिए, मैं इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसकी ले लीजिए, फिर इसके बाद चलते आगे। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, हम इसके शिखर मान निकालेंगे। वी नॉट को तो मैंने फॉर्मूला तो मैं बताया था, वी बराबर क्या बताया था, मैंने बताया था ई नॉट अपॉन में वी नॉट, और इसी के बराबर मैंने आपको बताया था क्या, ओमेगा अपॉन में के, ये बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो चलते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो ई नॉट की पहले वैल्यू रखिए। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, आपकी दी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 बटे वी। वी देखिए आपने निकाला था, क्या निकाला था, आप उसको देखिए, आपने निकाला था उसकी वैल्यू, आपने निकाला था वी की वैल्यू आपने निकाली थी अभी, ठीक है नहीं, यानी कि मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो 0.4 इंटू 10 की पावर आपका था 8, ठीक है नहीं, मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से था। अब देखिए यहां से जब पॉइंट हटेगा, तो इस प्रकार से जब इसमें भाग लगाओगे ना आपको, तो ये आएगा 1.525 इंटू 10 की आएगा 10 की पावर माइनस के 9, तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर माइनस के 9 हो जाएगा आपका, ठीक है नहीं। जब आप इसका भाग लगाओगे तो इतनी ही वैल्यू आएगी आपकी। तो ये निकल आया आपका क्या, शिखर मान निकल के आया, यानी चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान आपका यहाँ पर निकल के आया है। अब इसके बाद है आपका चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बताइए। ये था विद्युत क्षेत्र समीकरण। अब चुंबकीय क्षेत्र समीकरण ऐसा होता है, तो बस अब इसमें रख दीजिए। तो वी नो वी निकालना है, वी बराबर वी नॉट की वैल्यू आपने निकाल ली, देखो ये निकाली है आपने, इसको रखिए 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, ठीक है नहीं। अब आपको वैसा ही लिखना है साइन, ठीक है नहीं। ओमेगा कितना दिया है, जो दिया है ओमेगा वही रखना है, 2 इंटू 10 की पावर, क्योंकि भाई समान कला में चलती है, ठीक है नहीं, टी माइनस, फिर इसके बाद यही सेम रखना है आपको, माइनस का 5 इंटू 10 की पावर 8 पाई एक्स, ठीक है ना, इस प्रकार से आई, ऐसे करके तो ये समीकरण आपका बन जाता है। तो समीकरण भी पूछ लेता है, कहता है कि विद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बताइए, तो इसी प्रकार से आपको निकालना होता है। तो देखिए ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर हमने देख लिए। अब देखिए 3 नंबर में कैसे पूछता है, 3 नंबर में ऐसे पूछता है कि इसमें से कोई एक ही पूछ लेगा, तुमसे कहेगा कि आप चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बताइए, तो 3 नंबर में देगा। और ये सारे के सारे पूछेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका ये 5 अंक में आएगा। क्लियर। तो चलिए इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए ताकि आपका ये छूट ना जाए। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही आएगा, ठीक है नहीं, ये बहुत बार आ चुका है और हर साल आता है, एक भी ऐसा बोर्ड एग्जाम नहीं है रहा है जिसमें नहीं आया हो, ठीक है। प्रत्येक वर्ष ये बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इस प्रश्न को अवश्य तैयार करें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद एक अपना एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है नहीं।
डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वाला भी कई बार पूछा गया। 2024 में भी आया था, सेट में आप उठाकर देख लेना। तो 2024 में आपका पूछा गया था कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, उसको बताइए। तो चलिए हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहाँ पर हम डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, यानी कि डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपका अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अवश्य तय करके जाएं ताकि आपका ये प्रश्न छूट ना जाए, ठीक है। तो देखिए, डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है। डे ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे, यानी साइंटिस्ट थे। डे ब्रोगली ने अपने अनुसार, यानी अपनी परिकल्पना के अनुसार बताया। क्या बताया, देखिए हमने पढ़ा है कि जैसे प्रकाश जो होता है वो कण की भांति भी क्या करता है, व्यवहार करता है, और तरंग के भांति भी चलता है। न्यूटन के अनुसार देखें तो कण की भांति चलता है, और अगर हम तरंग हाइगेंस के अनुसार देखें तो तरंग की भांति चलता है। तो इसका मतलब यह कि प्रकाश की द्वैध प्रकृति है। कैसी है, द्वैध प्रकृति है। तो डी ब्रोगली ने भी एक संबंध दिया, इसी के संबंध में क्या दिया, उन्होंने बताया था किसके बारे में, कि जिस प्रकार से प्रकाश जो होता है तरंग की भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य कण जो होता है, प्रत्येक द्रव्य जो कण होता है वो भी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया डे ब्रोगली तरंग। क्या नाम दिया उनको, डे ब्रोगली तरंग। प्रत्येक कण भी तरंग की भांति चलता है। आप जो बंदूक से गोली निकलती है ना, वो भी आपकी लहराती हुई जाती है इस प्रकार से, परंतु वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, नहीं इतनी तीव्रता से होती है, परंतु इस प्रकार से लहराती हुई जाती है तरंग की भांति, इस प्रकार से ऐसे करके जाती है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। ये बताया था डे ब्रोगली ने, ये कहा था, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, नहीं। उन्होंने बताया था कि यानी कि जिस प्रकार से प्रकाश जो होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य कण जो होता है वो भी एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। प्रत्येक द्रव्य कण तरंग की तरह चलता है। जैसे बंदूक से निकलने वाली गोली जो होती है ना, वो लहराती हुई जाती है इस प्रकार से। ये बताया था डे ब्रोगली ने। तो आपको इतना लिखना है, क्या लिखना है, कि डे ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य कण तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसे डे ब्रोगली तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डे ब्रोगली तरंग कहते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित तरंग दैर्घ्य को डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जो इससे संबंधित द्रव्य कण की जो तरंग से संबंधित जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, और तरंग दैर्घ्य क्या होती है, यानी कि दूरी, यानी कि एक तरंग ने, यहाँ तरंग कैसे होती है आपने देखा होगा, इस प्रकार से होती है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो होता है वो पूरा एक तरंग होता है। तो यहां से लेकर यहां तक जो होता है उससे लैम्डा से दिखाते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया इसका तरंग दैर्घ्य। तो एक इतनी दूरी इसने तय की, ठीक है नहीं। एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती तरंग, वो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इसकी गणितीय गणना, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इन्होंने उसके संबंध में एक समीकरण भी दिया था, यानी अपना एक सूत्र भी दिया था तरंग दैर्घ्य के संबंध में, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप समझिए कि जो प्रकाश होता है वो फोटोन के रूप में चलता है। कैसे चलता है, फोटोन के रूप में। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया आइंस्टीन का, जब मैंने आपको पढ़ाया है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, वो भी आप जाकर देख लीजिए, ठीक है नहीं। जो प्लांक ने बताया था कि जो भी प्रकाश जो होता है वो फोटोन के रूप में चलता है। फोटोन यानी क्वालिटा के रूप में चलता है, पैकेटों के रूप में, जिनको फोटोन कहते हैं। तो जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक फोटोन के रूप में जो गति करता है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू हो जाएगी। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर एच न्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे जानते हैं क्या, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर जो होता है क्या होता है, एच न्यू। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखिए, ये तो आपने देखा होगा कि जब प्लांक ने बताया था कि यानी कि प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, उस वक्त ये समीकरण यहाँ पर उन्होंने दिया था। तो चलिए, यहाँ पर ये प्लांक नियतांक होता है, यहाँ पर एच आपको दिखाई दे रहा है। ये एच क्या है, एच क्या है आप समझ लीजिए। एच जो है प्लांक नियतांक है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है नहीं। इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये आपका एच प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है ये, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है, याद रखना है। तो ये प्लांक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू आपको मैंने बता दी। तो आप देखिए, अब आगे देखिए, प्रकाश फोटोन
प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, E बराबर एच न्यू होती है। ये बताया था प्लांक ने कि प्रकाश होता है फोटोन के रूप में चलता है। तो ये हो गया आपका फोटोन की ऊर्जा, ये हमने लिया था, प्लांक ने बताया था। तो ये पहला समीकरण। दूसरा इन्होंने किसका प्रयोग किया, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का। तो आप यहां पर करेंगे आइंस्टीन 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 द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। तो इसका वो समीकरण क्या है, वो होता है E बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। इसको समीकरण मान लीजिए आप सेकेंड। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको करना क्या है, देखिए ये एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो ये एनर्जी एनर्जी दोनों समान दिखाई दे रहे हैं आपको। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड से देखिए इसको बराबर कर देंगे, ठीक है नी। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर करेंगे तो आप देखिए ई और ई सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एच न्यू बराबर हो जाएगा एम सी स्क्वायर, होगा नहीं होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिए, यहां से एम निकालना है, केवल क्या करना है आपको, एम निकालना है। तो एम निकालोगे तो सी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बराबर एच न्यू अपॉन में सी, एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है नी, सी स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर। मैंने क्या किया, सबसे पहले आप देखिए प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, क्योंकि देखिए इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में चलता है। तो इन्होंने बताया था कि तो द्रव्य कण जो होते हैं ना, प्रत्येक द्रव्य कण वो भी तरंग के रूप में ही चलेगा, व्यवहार करेगा, ठीक है नी। तो वही यहाँ पर ये प्रूव करने वाले हैं, यहाँ पर फॉर्मूला निकालने वाले हैं उसको। तो प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि प्रकाश जो होता है वो फोटोन के रूप में चलता है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू होती है। तो प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, ठीक है नी, ई बराबर एच न्यू। इसके बाद जो फोटोन होते हैं उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान वगैरह है, तो आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से अगर देखेंगे तो इस प्रकार से, तो ये हो गया। अब अगर इन दोनों को एनर्जी को बराबर करेंगे तो यानी समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड से देखिए ई और ई दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एच डी बराबर एम सी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एम सी स्क्वायर क्या होता है, द्रव्यमान, आइंस्टीन द्रव्यमान समीकरण ऊर्जा समीकरण क्या कहता है, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहता है कि यदि हम किसी कोई वस्तु है और उसका कुछ द्रव्यमान है, उसमें अगर हम प्रकाश की चाल से क्या कर दें, वर्ग करके गुणा कर दें, तो उसकी एनर्जी निकल आती है। उसकी क्या निकल आती है भाई, एनर्जी की, उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, ठीक है नी। तो उसके संबंध में आइंस्टीन ने अपना एक समीकरण दिया था, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो ये है आपका, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे देखिए बराबर कर लिया, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को बराबर कर लेंगे, तो दोनों समीकरण जब बराबर करेंगे तो क्या आएगा, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं खाली यहां से m निकालूंगा, तो m निकालूंगा तो इसी भट्टी में आ जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर। ये अब ये निकल आया आपका। अब देखिए, अब आपको देखना क्या है, फोटोन का संवेग, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताते आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, फिर आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को बैलेंस मतलब क्या करेंगे, समान मतलब इक्वल कर देंगे, दोनों समीकरणों को देख लेंगे और दोनों समीकरणों से करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार से m का मान निकाल लेंगे। इसके बाद आपको निकालना है फोटोन का संवेग। क्या निकालना है, फोटोन का संवेग। अब देखिए फोटोन का संवेग जो निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है आपका P बराबर, क्या होता है, P बराबर एम सी हो जाएगा, क्योंकि संवेग फॉर्मूला होता है P बराबर एम वी। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा P बराबर एम सी, एम यानी द्रव्यमान, सी मतलब प्रकाश की चाल। तो इसलिए फोटोन के लिए बात कर रहे हैं ना, प्रकाश क्या है, एक फोटोन, ठीक है नी, ऊर्जा है। तो अब देखिए, अब ये वाला m का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर P बराबर एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर इंटू में सी। तो इसमें से एक सी कट जाएगा, कटेगा नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, तो P की वैल्यू निकल के आई आपकी, यहाँ P बराबर निकल के आया आपका कितना, कि एच न्यू अपॉन में सी, ये निकल के आया, ठीक है। तो ये निकल आया आपका संवेग P बराबर एच न्यू अपॉन में सी। ये वी नहीं है, न्यू है, ठीक है नी, इसलिए हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये संवेग यहां से निकल आया। अब हमें तो निकालना था तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य कैसे, किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए रखा है क्या, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जानते हैं, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जानते ये हैं कि जो आपका सी जो होता है, सी जो होता है वो होता है न्यू इंटू लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा। अगर आपको यहां से आप देखिए, अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू उठा करके ये वाली यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस वैल्यू को जब यहां पर रखोगे तो ये हो जाएगा P बराबर
एच न्यू अपॉन में न्यू इंटू लेमडा। तो न्यू से तो न्यू कट जाएगा, तो बचेगा भाई यहाँ पर फॉर्मूला आपका, देखो ये निकल के आएगा P बराबर एच अपॉन में लेमडा। ये आपका हो गया भाई ये फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर लेमडा निकालना है तो लेमडा निकालोगे तो निकल के आएगा एच अपॉन में पी, ठीक है नहीं, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा तो तरंग दैर्घ्य के लिए। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला यहाँ पर निकालते हैं। अब किसी भी द्रव्य के लिए भी निकालना चाहो ना, द्रव्य कण के लिए तो आप निकाल लेंगे। मान लो कोई द्रव्य कण है, अगर वो चल रहा है तो उसका संवेग यानी कि P बराबर होता है MOV, तो उसे यहाँ पर रख सकते हैं हम। फोटोन के लिए निकालेंगे तो फोटोन के लिए हो जाएगा, फोटोन का संवेग क्या था, P का फॉर्मूला पढ़ लिया है आपने, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है MC। तो इस प्रकार से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई ये फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलता है, कभी कभी PYQ में भी आता है, ठीक है नहीं, तो PYQ में आपको कभी कभी देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया, मतलब ये निकाल लिया कि ये इसका जो तरंग दैर्घ्य जो होती है वो कितनी होती है, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये निकाल लिया कि तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये था इसका छोटा सा एक डेरिवेशन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, खाली ये आपको समझना है। मैंने बताया डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है, एक वैज्ञानिक थे डे ब्रोगली, इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से प्रकाश जो होता है तरंग की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार से प्रत्येक कण जो होता है ना वो भी एक तरंग की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है नहीं। तो जिसको उन्होंने नाम दिया तरंग, यानी कि क्या डी ब्रोगली तरंग नाम दिया, क्योंकि अपने नाम पर उन्होंने दे दिया था, तो डे ब्रोगली तरंग नाम दे दिया। और उससे संबंधित जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको बोला इन्होंने डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है नहीं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, छोटी सी लैंग्वेज है, इसको तैयार कर लेना। अब गणना करेंगे तो हम यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला निकालेंगे तरंग दैर्घ्य के लिए। तो हमें करना क्या होगा, पहले स्टेप में देखना होगा कि जैसे प्रकाश जो होता है फोटोन ऊर्जा, यानी कि जो फोटोन के रूप में चलता है, प्रकाश जो है क्या है, एक ऊर्जा ही तो है, तो वो फोटोन के रूप में चलता है। तो फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। तो यहाँ पर लिखा है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, तो E बराबर एच न्यू। अब देखिए दूसरे स्टेप में आपको लिखना है कि आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। अगर मान लीजिए किसी फोटोन की ऊर्जा है तो उसका कोई कण का जो द्रव्यमान होगा, और अगर वो द्रव्यमान होगा तो उसके साथ आपको सी का वर्ग करके गुणा कर दीजिए, एनर्जी निकल आएगी आइंस्टीन के अनुसार। तो E बराबर MC स्क्वायर, तो इस समीकरण सेकंड हो गया। आप देखिए ये भी E है, ये भी E है तो एक ही चीज, तो इनका दोनों का मतलब फोटोन की ऊर्जा ही तो है ये, तो ये भी फोटोन की है, ये भी फोटोन की है, तो इसका मतलब ये इनको दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा। चलिए यहां से M निकाल लो, खाली आपको करना है M निकालेंगे तो सब बट्टे में आ जाएगा, M बराबर एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आपको करना क्या है, हमने देखिए यहाँ पर ऊर्जा दोनों को निकाल करके M निकाले, द्रव्यमान निकाल लिए। अब निकालेंगे संवेग, क्या निकालेंगे भाई, संवेग निकालेंगे। तो फोटोन का संवेग निकालो, क्योंकि प्रकाश की अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फोटोन का संवेग निकाल लीजिए। तो P बराबर हो जाएगा MC, क्योंकि संवेग फॉलो होता है P बराबर MV, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो फोटोन के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो फोटोन क्या है, ऊर्जा है भाई, प्रकाश है, तो प्रकाश की चाल क्या होती है, तो सी से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिया P बराबर MC, ठीक है। अब देखिए यहाँ M की वैल्यू यदि है आपको, तो M की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा P बराबर एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर इनटू में सी से कट जाएगा, ठीक है, कट गया, और कट करके ये आ गया आपका P बराबर एच न्यू अपॉन में सी, क्लियर। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो C होता है वो न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है, C जो होता है, ठीक है। आप इस वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, जब यहाँ रखोगे तो न्यू से न्यू कट जाएगा, केवल बचेगा एच अपॉन लैम्डा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एच अपॉन लैम्डा। ऐसे आप जानते हैं प्लांक नियतांक होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है नहीं, प्लांक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू बता दी मैंने, जो हो गया आपका लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य निकालना हो तो आपका एच अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अगर आप किसी द्रव्य कण के लिए निकालो, अगर द्रव्य कण के लिए निकालोगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर द्रव्य कण के लिए निकालो, द्रव्य कण, मैं द्रव्य कण बोल रहा हूँ, कोई भी पदार्थ वगैरह उस कोई कण जो गति कर रहा है उसके लिए, तो उसके लिए तरंग दैर्घ्य निकालोगे तो एच अपॉन कितना हो जाएगा आपका MV होगा, ठीक है नहीं। और अगर तुम फोटोन के लिए अगर किसी के लिए निकालोगे तो हो जाएगा, इसके लिए आप देखेंगे तो वो हो जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन में MC हो जाएगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से समझने के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है आपका क्या, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये आपका डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के संबंध में छोटा सा एक टॉपिक था, जो कि बोर्ड एग्जाम अक्सर पूछा जाता है, इसको अवश्य तैयार कर लेना, और ये आएगा ही आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है नहीं। ये दोनों प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।